लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आप देख रहे हैं मेरे पास में बैठे हैं भारत की बहुत बड़ी हस्ती सूर्य रवि भास्कर, हरियाणा के कोहिनूर और जिला भिवानी के ताज, वो हस्ती मेरे पास बैठी। आप अचंभित रह जाएंगे कि ऐसी ऐसी हस्तियां छुपी हुई हैं। हमारे पास बैठे हैं डॉक्टर श्री महेंद्र सिंह सूर्य, महेंद्र शर्मा सूर्य, और क्या चीज है ये बताने जा रहा हूं। तो इनकी ये सूर्य प्रभा प्रकाशन के नाम से सुल्तानपुरी में इनकी प्रकाशक हैं और प्रकाशन है इनका। पुस्तकें लिखना, बहुत बड़े राइटर हैं, लेखक हैं, और आज के दिन ये कह सकता हूं कि हरियाणा के दूसरे लक्ष्मीचंद हैं, जिनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं और 72 पीएचडी हो चुकी हैं। एमफिल कर रहे हैं लोग, पीएचडियां कर रहे हैं, शोध चल रहा है इनके ऊपर। ऐसी वो हस्ती हैं महेंद्र शर्मा जी, जिनके ऊपर पीएचडियां हो रही हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखे, उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, और नए नए हमारे जैसे छोटे छोटे कवि और लेखकों को राह दी है, रास्ता प्रदान किया है। इसीलिए प्रकाशक कहा गया है, दुनिया को प्रकाश देने वाले सूर्य, दुनिया को प्रकाश देने वाले वही हमारे पास बैठे हैं। इनका क्या बताऊं, कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं, इनकी क्या क्या कहानियां कितनी इंग्लिश में छप चुकी हैं, कौन से देशों में इनके ऊपर शोध हो रहा है, ये सारी बातें आपको इनसे पूछेंगे और आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल सीधे और सरल स्वभाव के गांव देवसर के महेंद्र शर्मा सूर्य। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर। तो जी, सबसे पहले तो मेरे हरियाणा के खासकर की दर्शकों ने एक बढ़िया सी राम राम कर दो। सभी भाइयों को राम राम। आज मेरा परम सौभाग्य है कि श्री देवसर धाम की जगह में और देवी के स्थान पर, परम पूज्य देवी माँ के स्थान के ऊपर आज लांबा जी जो ना साक्षात्कार के लिए बुलाया इन्होंने, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे सभी ग्राम निवासियों को और हरियाणा के सभी बंधुओं को राम राम करता हूँ। तो जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक ही प्रश्न पूछना कि गांव के अंदर लेखक, देसी लेखक होते हैं, और इतनी पढ़ाई करना, एक छोटे से गांव में, पिछड़ा सा गांव, बिल्कुल दूरी सी पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ देवसर में, कैसे संभव हो पाया ये कि आप इतने पढ़े और इतने उपन्यास लिख पाए? सीधी सी बात है कि हम सनातन धर्म के उपासक हैं, और हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात यही है कि जब जिस वक्त देहावसान होता है या हम इस देह को छोड़ के दूसरे देह में स्थानांतरण करते हैं, तो हमारी पिछली विद्या खत्म नहीं होती, वो आगे शुरू हो जाती है उसी में। तो मेरा मानना है कि पीछे जो मेहनत की होगी या कर्मफल रहे होंगे, उसी का शायद यहाँ पर आगे जो है बढ़ावा मिला है ईश्वर की दया से। तो इस वजह से अब उस गांव में कोई मार्गदर्शन के लिए कोई आदमी भी नहीं आता उस वक्त, लेकिन अब ये ईश्वरीय कृपा समझ लो या कुछ मेहनत का फल कि भाई जो है छोटे से छोटे कदम बढ़ाते गए और मंजिल अपने आप नज़दीक आती गई। तो यहाँ से तो मैंने बीकॉम पास की थी, उसके बाद संघर्ष जारी रहा, फिर एमबीए करी, पीएचडी करी, डीलिट किया, और न जाने कब जो है मेहनत मजदूरी करवानी थी कलम की, तो ईश्वर ने जो है लांबा साहब कलम की तरफ मोड़ दिया। तो आपने जब शुरू का दौर था, आपने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, तो उस संघर्ष के दौर में आपकी सबसे पहले पुस्तक छपी तो किस पैसे दे के छपवाई या पैसे पर मिले भी कुछ? जो है मैंने पहला उपन्यास जो कंप्लीट किया वो बदलती राहें किया। बदलती राहें यानी आदमी के जीवन में संघर्ष करते हुए सारे रास्ते बदलते जाते हैं, लेकिन देश प्रेम कितना निखरता जाता है ये उस आदमी के करैक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो पूरी दुनिया को किस उसमें देखता है। तो मैंने भी राहें बदलने के बावजूद भी समाज को एक शिक्षा देने के नाते और मेरे बाल स्वभाव था उसके नाते मैंने कि भी कैसे राहें बना करके और देश प्रेम को निखारा जा सकता है, ये मेरा मेन कंसेप्ट था उस समय।
तो बदलती राहें मैंने उपन्यास जब पूरा किया, उस वक्त एक सेंट्रल आइडिया दिमाग में आया था मेरे गांव की धरातल से कि जिन बातों का हम प्राण तक देकर विरोध करने को तैयार होते हैं, एक समय आता है जब उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ये कटु सत्य है। कई बातें ऐसी होती थी जो हम नहीं मानते थे, लेकिन परिस्थितियों बस एक समय आता था जब उसको चुपचाप स्वीकार कर लेते थे। बिल्कुल सही है, जिंदगी का खेल है और इसी चीज के धरातल पे बढ़ते रहे, आगे बढ़े। तो जब आज मैं एक बात और है, ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जिनके ऊपर शोध कार्य चल रहा है? वैसे तो मेरे 13 उपन्यासों पे हिंदी में सभी पे पीएचडी या शोध कार्य हुए हैं। तो सबसे पहले जो शोध कार्य हुआ वो बदलती राहें पे हुआ, जो मेरा पहला उपन्यास था। उसके अंदर देश प्रेम के ऊपर, राष्ट्रीय भावना के ऊपर किया गया। तो उसके बाद जो दूसरा उपन्यास था, निखरता प्यार था, वो किसी और नाम से छप गया। प्रकाशक ने जो है, कुछ भी कह लीजिए कि वो उपन्यास, मेरे 2 उपन्यास किसी और नाम से छप गए। हालांकि मुझे मेहनताना मिला, लेकिन नाम मेरा नहीं दिया गया। तो उस वक्त मेरे बाल स्वभाव मन को ये समझिए कि ठेस भी पहुंची कि क्यों ना प्रकाशकों की ये करने के बजाय खुद ही प्रकाशक बनना चाहिए। और जो नए नवोदित लेखक है मेरे जैसे संघर्षशील, उनको कम से कम रास्ता दिखाने के लिए कोई तो आएगा, किसी को तो दीपक जलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे सूर्य के सामने दीपक जलाने वाली स्थिति थी उस वक्त, लेकिन मैंने प्रकाशन रजिस्टर करवाया और रजिस्टर करवाने के बाद अपना प्रकाशन शुरू किया और फिर अगले उपन्यास मैंने उसमें छापे। लेकिन इसी दौरान अपना दिनचर्या को जारी रखने के लिए मैंने कई प्रकाशकों की किताबें अपनी दी भी, बेची भी, जिसके लिए मुझे पैसे मिले। ईश्वर की दया से मुझे ऐसा मौका नहीं देखना पड़ा कि किसी प्रकाशक ने मेरे से पैसे मांगे हो, क्योंकि प्रकाशकों का एक चीज होती है कि वो पहले पांडुलिपि को देखते हैं, उसका रिवैल्यूएशन करते हैं। अगर उसके कथानक में दम है और कथानक ऐसा लगता है कि मार्केट में बिकने वाला है, तो वो एग्रीमेंट करते हैं। और दूसरे जो जिस टाइप के लेखक होते हैं, एक लेखक भी 2 प्रकार के होते हैं लाभा जी, एक तो जबरदस्त लेखक और एक जबरदस्ती का लेखक। तो जो जबरदस्त लेखक होते हैं उनके सामने ऐसी कोई प्रकाशक हिम्मत नहीं करता कि उनसे पैसे ले, क्योंकि उनको जरूरत है मार्केट में बेचने के लिए, जो कमोडिटी उनको चाहिए वो मिल रही। हाँ, लेकिन जो जबरदस्ती का लेखक है उसके सामने सारी कंडीशन रखी जाती है कि भाई हम प्रकाशन ले लेंगे आपसे, ये एग्रीमेंट करेंगे, नाम आपका नहीं होगा, कॉपीराइट हमारा होगा, तरह तरह की चीजें होती हैं जो विभिन्न शर्तें हैं। भारत सरकार ने खुद जो है ना प्रकाशन संबंधी शर्तें अनुबंध के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। हाँ, अभी तो कर दिया कि लेखक को भी मिलता रहेगा। तो उस लिहाज से मुझे इस प्रकार का नहीं हुआ, ईश्वर की देन थी कि मुझे पैसे खर्च करने पड़े हों। हाँ, आने जाने में बहुत खर्चा हुआ, वही मेंटेन के दिल्ली और देवसर का बहुत डिफरेंस था, और व्यय का जो है ना खर्चा वो तो मुझे भुगतना ही पड़ता था, और वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था उस समय। आपका उपन्यास है आपके गांव के नाम से देवसर जी, तो पढ़ तो नहीं पाया हूं मैंने, प्रिंट आपने भेंट किया था मेरे को, तो देखा, उसका कवर पेज देखते ही पता चल जाता है कि देवसर कोई चीज है, और देवसर के आप निवासी हैं। तो देवसर में क्या दर्शाया आपने, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो पढ़ नहीं पाते, कृपया आपके श्रीमुख से सुन लें। देखिए, ऐसा है, देवसर गांव मेरी जन्मभूमि है, मेरे पिताजी की जन्मभूमि में रही, और जन्म और जन्मभूमि से आदमी को स्वर्ग से भी ज्यादा प्यार होता है। हाँ जी। तो इस देवसर गांव में रह करके बचपन से ऐसी कल्पना की कि भाई हम लोगों को नौकरियों के लिए बाहर जाना पड़ता है, किसी को पुलिस में भर्ती होना पड़ता है, किसी को फौज में भर्ती होना। हमारे गांव के मुख्य प्रोफेशन यही था एग्रीकल्चर के बाद कि फौज में जाओ या उसमें जाओ। कई लोग नहीं भी जाते थे, शहीद भी हो जाते थे, कईयों को बुरा भी देखना पड़ता था, और कई कामयाब भी जो है ना आते थे। तो मेरा एक रुझान था बचपन से कि हमारे गांव का आदमी हमारे गांव में ही रहे, ऐसा कोई धंधा या ऐसा कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो देवसर उपन्यास में मैंने एक ऐसे गांव में खरपतवार के रूप में उगने वाले खीप के पेड़ को लेकर के, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपसे, उसमें से एक ग्रेसिलीन धागे की कल्पना की कि भाई इसको अगर डेवलप किया जाए साइंटिफिक वे में तो ग्रेसिलीन धागा हो। उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी, टेक्निकल इतना क्वालिफाइड नहीं था कि मैं उसको ओवर डेवलप कर सकता, लेकिन बचपन के स्वभाव के अनुसार उसके सैंपल इकट्ठे करके हरियाणा का योजना विभाग था, हरियाणा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें मैंने जमा भी कराया था। वाहवाही तो मिली, लेकिन उस पर काम हुआ या नहीं मेरी जानकारी में नहीं।
लेकिन मुझे एक इमेज ये मिली कि काम करते रहो, संघर्ष करते रहो, कभी ना कभी मंजिल जरूर मिलेगी। वाह जी। तो आपने जो हमारे हरियाणा की देसी जो खरपतवार है, खींप जिसको बोलते हैं, और जो बहुत काम की होती है, एंटीबायोटिक भी होती है वो, और उसमें रेशा निकलता है, रुई निकलती है, उसके ऊपर आपने उपन्यास लिखा है कि उससे कपड़ा बनाया जा सकता है, और ये यही कहानी इसमें डाली, गांव का पूरा जीवन चित्रण किया। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य केवल यही नहीं था, मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं अपने गांव की युवा शक्ति को अपने गांव में ही रोक करके रोजगार कैसे दिलाऊं। अब साधन विहीन आदमी, एक बच्चा अगर ये सोच सकता है तो मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा थी कि ऐसा सोचा, अदरवाइज उस समय तो कोई कल्पना भी नहीं हो पाती। तो मेरा ये था मतलब कि यहाँ के यूथ को कहीं बाहर नौकरी के लिए, किसी चीज के लिए भटकना ना पड़े और यहीं से काम शुरू हो। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। कौन से देशों में, बाहर विदेशों में, कौन से देश में आपके ऊपर शोध कार्य चल रहा है? देखिए, सबसे पहले 1998 में मेरी एक अनुपमा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर लागू हुई MA रिसर्च और ड्रामा डिवीजन में, जिसकी जानकारी मुझे मिली और उसके बारे में यूनिवर्सिटी से मुझे रॉयल्टी भी आई, जिसको रॉयल्टी कहते हैं, वो भी मिली। 2 साल तक वो किताब मेरे पास मेरी लगी हुई थी, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता लगा कि मैंने उस किताब को 2000 छापा था केवल, और वहाँ स्टूडेंट ही जो है 4800 थे उस वक्त, तो उनकी पूर्ति कैसे होती थी और कौन छाप के भेजता था। अच्छा। हाँ, तो ये मेरी जानकारी से बाहर रहा। अच्छा अच्छा। तो ये एक ऐसा विषय भी है कि कुछ ऐसे माफिया भी हैं जो शायद बाहर ज्यादा कारगर है, और जो रियल लेखक है वो वंचित भी रह जाता है। हाँ। इसके बाद अब जो है ना, अब क्योंकि पारदर्शिता है, अभी 28 दिसंबर 2018 को एक अभी अनुबंध मैंने साइन किया है। उसमें भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भाषा विभाग अन्वेषण, जिसका मैसूर के अंदर कार्यालय है भारत सरकार का, उनकी तरफ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे 3 उपन्यास 142 यूनिवर्सिटियों में रिसर्च के लिए, भाषा विज्ञान में रिसर्च के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। 142 यूनिवर्सिटी, 142 यूनिवर्सिटी भारत सरकार से, बाजिश में मॉरिशस वगैरह ये सारी चीजें। अच्छा। हाँ, तो मेरा इंटरव्यू भी है और वहाँ मेरे से ये भारत सरकार के नुमाइंदों ने ये कहा कि भाई ये अच्छी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए, तो आप देश हित को ध्यान में रखते हुए इसकी हमें इजाजत दे दो। तो मैंने सहर्ष अनुज्ञा दे करके और अपने सिग्नेचर कर दिए और भारत सरकार के हवाले कर दिया। बहुत बढ़िया, यही तो देश प्रेम है, यही तो देशभक्ति है। न मैंने कोई रॉयल्टी मांगी, ना मेरे सामने कोई बोल गया, ये स्वेच्छा से, और जो मिलेगा वहाँ भारत का नाम ऊंचा होना चाहिए। पैसा क्या है? पैसा तो, पैसे के लिए तो आपने प्रकाशन खोला ही नहीं। पैसे के लिए तो प्रकाशन जीता हूँ, प्रकाशन चला रहा हूँ, तो मेरी भी आर्थिक क्रिया जुड़ी होती है। हाँ, लेकिन आपने जो सोच थी वो पैसे की नहीं थी उस समय। जी। हाँ, अब तो आपके टोटल कितने उपन्यास सबसे? थोड़ी सी एक लगभग आपको बचपन की बात याद आई। आज बताइए। आज खुशकिस्मती से भाई राजवीर जी मौजूद है यहाँ पे। हाँ, तो जब बचपन की बात बताता हूँ, जब मैं लिखता था तो अंतर्मुखी था। अच्छा। और हम जो है ना, ये भी अपना जेवलिन थ्रोअर और स्पोर्ट्समैन स्किल के आदमी थे, तो ये घूमने में विश्वास रखते थे, मैं लिखने में विश्वास रखता था उस वक्त। तो हमने जाल और बड़बेरी का पेड़ इकट्ठा था हमारी पहाड़ी के ऊपर, आज भी है वो होगा। तो वहाँ बैठ के मैं लिखता रहता था कॉपी पे, नोटबुक पे। उस वक्त में फुल स्केप पेपर और ये सब चीज नहीं होती थी, खाली पेपर की वो कॉपी होती थी, उसको मोड़ के पजामे की जेब में डाल लेते थे। तो ये कई बार जो है ना पूछते थे, दिखा क्या लिखा, और मैं छुपा जाता था। तो उस दौरान में सबसे पहली बात ये देखी मैंने कि एक तो लोक लज्जा होती थी कि भाई अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो गांव में हंसी होगी। दूसरी चीज ये था, अगर मेरी कला जो है ना अपने क्षितिज पार तक नहीं पहुंची तो लोग बजाय मुझे शाबाशी देने की गालियां जरूर देंगे कि वो लेखो नाम रोशन भी है। बहुत सारी विडंबनाएं थी। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जिन परिस्थितियों में आदमी लिखता है तो वो परिस्थितियां सदा एक जैसी रहें जरूरी नहीं होता, लेकिन परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। अब ऐसे ही दौर में जो है ना मैंने लिखना शुरू किया, और सबसे पहले मेरे ख्याल से देखी भी उन्होंने ही, जो राजवीर जी ने। उसके बाद में मैंने जो है ना विशाल इंटरनेशनल, मनोज कुमार का जो फिल्म स्टूडियो है, उनको लेटर लिखा, उनको पत्र लिखा कि मैं एक्टिंग और जो है स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ। उनकी तरफ से जो है ना स्वीकार पत्र आया,
और वो पहली बार जो है हमारे जो पंडित गजानन शर्मा होते थे पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, उन्होंने वो पहली बार गांव में आउट कर दिया। अच्छा। और सारे उस वक्त मुझे बहुत वो उसका सामना पड़ा। गांव के सारे जो थे ना वो हंसी भी उड़ाई उन्होंने, जय जाएगा भाई बॉम्बे हीरो बनने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और हंसी का भी पात्र बने, विडम्बना भी। उस दिन कसम ये खा ली कि अब तो क्लियर जो है ना मंजिल को प्राप्त ही करना है और लेखक बनना ही है। उसके बाद फिर मैंने एक के बाद एक उपन्यास लिखने शुरू कर दिए और 79 में जाकर के 1979 में मैंने सूर्य प्रभा नाम की मासिक पत्रिका उस वक्त चलाई, जिस वक्त साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्म युग और सरिता मुक्ता, दिल्ली प्रेस की किताबें जो पत्रिकाएं फुल स्विंग पे थी। उनके सामने खड़ा करना बिल्कुल सूर्य के सामने दिया दिखाने वाली बात थी, लेकिन मजबूती से ईश्वर का साथ लेकर के किया। क्योंकि एक चीज मेरे को बचपन से याद थी, जो मैंने 5वीं क्लास में इत्तेफाक से हमारे स्कूल टीचर थे मास्टर रामपाल जी, उन्होंने एक बार प्रार्थना वक्त 3 चीजें बताई थी कि भाई आदमी को 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों को, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। कौन कौन सी 3 चीजें? उस वक्त अब न जाने कब बाल मन में दिमाग में रह गया कि भगवान में अटूट विश्वास नंबर 1, माँ बाप का विश्वास, माँ बाप का स्नेह और विश्वास, आशीर्वाद नंबर 2, और तीसरा सख्त मेहनत जो तुम्हारे हाथ में है। तो इन 3 चीजों को अपना जो ना बेस बनाते हुए ये संघर्ष जारी रखा। आज जैसी भी स्थिति में आपके सामने है।